आज मैंने आपको अगर इनवाइट किया है तो सुनने के लिए नहीं करा, ये कोई मोटिवेशन सेशन नहीं है। आपको क्या लगता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के पैरामीटर्स क्या क्या होना चाहिए, लेकिन ये एक सब्जेक्ट सिलेक्शन का वर्कशॉप है, तो इसके लिए मुझे आर्ट्स के बारे में भी तुम्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी पड़ेगी। कॉमर्स में क्या क्या एकेडमिक फ्यूचर देखा जा सकता है, ये आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड में दिखने वाला। दैट इज शुरुआत कर सकते हैं साइंस के लिए। साइंस में कितने टाइप के सब्जेक्ट हम ले सकते हैं? मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, लेकिन ये मेडिकल लाइन है, तो क्या केवल मेडिकल लाइन ही बायोलॉजी वालों के लिए खुली है? जवाब है नहीं। तो ठीक है, सेमिनार और वर्कशॉप को डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि सेमिनार जो है वो एक प्रेजेंटेशन है। कितनी? लगभग 60% की प्रेजेंटेशन होगी और उसमें 25% का तो डिस्कशन होने वाला है और 15% का क्या रहेगा? एक लेक्चर रहेगा। ठीक है, ये एक सेमिनार का बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक फैक्टर्स है जो कि एक सेमिनार को एग्जीक्यूट करने में किया जाता है। इसको एक केस स्टडी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि गांव है, गांव में किसानों को कुछ विद्वान लोग ट्रेनिंग देने के लिए गए। कैसी ट्रेनिंग? कि किसानों को उन्होंने जाके ये बताया कि आजकल के ज़माने में कुछ नवाचार आ चुके हैं, कुछ इनोवेशन आ चुके हैं, कुछ रिनोवेशन आ चुके हैं, तो आप भी अपने इस प्रोसेस के अंदर कुछ नयापन लेके आइए, यू विल गेट दी सक्सेस। और ऐसा करके उन्होंने किसानों को बहुत मोटिवेट कर दिया। तो किसान लोग मोटिवेट हो गए, वो पूरा दिन मोटिवेशन में चला। और सेकेंड डे जब वो वापस खेत पे गए तो उनका वर्क करने का जो प्रोसेस था वो कैसा था? वो प्रीवियस टाइप का ही था जैसा उन्होंने पहले करते आ रहे हैं। इसका मतलब मोटिवेशन जो होता है ना, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। इसी प्रकार मैंने यहां पर किसको लिया है? वर्कशॉप को। वर्कशॉप के लिए केस स्टडी में वापस वही एग्जांपल, गांव में कोई कंपनी गई। कंपनी कैसी? जिन्होंने कुछ ऐसे टूल्स बना रखे हैं, कुछ ऐसे स्किल लर्निंग टूल्स बना रखे हैं जो कि किसानों को इन्हेंस करेंगे, उनके वर्किंग प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जिससे शायद उनको ग्रोथ मिल जाए। शायद वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर भी। तो वो वहां पर जाके उनको मोटिवेट नहीं करेंगे कि यू कैन ट्राई दिस एंड यू कैन गेट दिस। वो जाएंगे, वो उन टूल्स के बारे में बताएंगे कि आप अभी तक ये गलती कर रहे थे, इस गलती को सुधारने के लिए यू कैन टेक दिस प्रोसेस। उन्हें उस प्रोसेस के बारे में सिखाते, पूरे दिन की ट्रेनिंग देते, उनके स्किल के अंदर डेवलप करते। देखो क्या करते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हैं। केस स्टडी बताते हैं कि आज से 2 साल पहले ऐसी हम किसी एक कंपनी, एक गांव में गए थे और वहां पर हमने देखा कि उनके साथ ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी और हमने ये प्रोसेस उनके साथ शेयर किया और दे विल बिकम द, मतलब मोस्ट ग्रोथ उनको मिल गई जो कि उनको उम्मीद भी नहीं थी। सो नाउ एक था एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग सेमिनार से काफी डिफरेंट है। सेमिनार में सिर्फ फिलोसॉफी थी, लेकिन यहां पर क्या था? एक्टिव लर्निंग थी। उनके हाथ में वो टूल दिया गया और उस टूल को एग्जीक्यूट करने की ट्रेनिंग भी दी गई। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड वर्कशॉप। अब बताओ, उस पूरे वर्कशॉप के बाद सेकेंड डे जब किसान वापस खेत में जाते हैं तो क्या उनको वो मोटिवेशन काम में आता है या वो स्किल डेवलपमेंट काम में आती है, या वो केस स्टडी या एक्टिव लर्निंग काम आती है जो उन्होंने जस्ट अभी वर्कशॉप में सीखी है? एग्जैक्टली सबका जवाब यही रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप वर्कशॉप बोलो। हालांकि मेरी बात से सहमत सब जने होंगे, क्योंकि सेमिनार एक अलग थिंग हो गई है, वर्कशॉप अलग थिंग हो गई। तो यहां पर इस वर्कशॉप के माध्यम से हम क्या करेंगे? हम आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, यू कैन टेक दिस सब्जेक्ट, यू कैन गो थ्रू दिस और यू विल गेट दिस। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा, कुछ ऐसे पेन पॉइंट जो आप फेस करेंगे और उन्हीं पेन पॉइंट के सॉल्यूशन बताऊंगा, वो भी परफेक्ट डेटा के साथ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे 10th के साथ 11th मूविंग में क्या सब्जेक्ट लेना है और 12th पास आउट होने के बाद मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, क्लियर है? अपन आगे चल सकते हैं, वर्कशॉप की शुरुआत करें अपन। सो नाउ यहां पर सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के पैरामीटर्स क्या क्या होना चाहिए? यहां पर कुछ 12th क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, क्या तुम अपने अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में किन पैरामीटर्स को ध्यान में दिया है, या केवल मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए आपने सब्जेक्ट ले लिया? बताइए जरा, कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए 10th वाले स्टूडेंट्स के साथ। एग्जैक्टली, इंटरेस्ट एंड एक्सपर्ट, और आप बताइए कुछ। फिजिक्स में प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, इसलिए इंटरेस्ट बन जाता है उसमें।
ठीक है, 10th क्लास की एक बच्ची बैठी है, सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या लगता है बेटा, क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली मतलब ये फैक्ट है कि आपका इंटरेस्ट और आपका पोटेंशियल दोनों कारगर साबित होते हैं आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन में। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 कुछ ऐसे पैरामीटर रखे हैं जिससे सब्जेक्ट सिलेक्शन में हमें आसानी हो सकती है, हमें बहुत इजी रहेगा। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा, जो कि तुमने कहा, दैट इज क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, इंटरेस्ट। बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि इफ वी आर टेकिंग दिस सब्जेक्ट तो हमें इस सब्जेक्ट को 6 साल तक झेलना पड़ेगा। 11th 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर पीजी करते हो तो 8 साल 10 साल लेके चलो। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द एकेडमिक फ्यूचर आपको सब्जेक्ट को विद इंटरेस्ट अगर आप कैरी कर सकते हो, सो यू कैन टेक दिस सब्जेक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक। जो भी आपको लेना, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है, ये डिपेंड करता है कि क्या उस जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी इंटेंसिटी है, जो कैपेसिटी है, जो एनर्जी है, जो स्टार्टिंग में थी, क्या वही एंड में हो सकती है क्या? दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, आज मैं मॉर्निंग से 8 बजे क्लास लेना स्टार्ट किया। अब जैसे ये बच्ची 10th क्लास में, 10th क्लास में मुझसे पढ़ी है, लास्ट वाली जो क्लास होती थी 7 to 8 PM तब भी लिया है। तो मॉर्निंग में जो पढ़ाने की जो मेरा एनर्जी लेवल हुआ करता था, वही इवनिंग में भी मैं मेंटेन करके चल पा रहा हूँ। इसके पीछे का कारण ये है कि मुझे मेरे काम में इंटरेस्ट है। इसका मतलब मैंने 14 ईयर दे दिए हैं इसमें, और 14 ईयर में भी अगर मैं इतना इंटरेस्ट दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरा सब्जेक्ट इंटरेस्ट के बिहाफ पे सेलेक्ट किया। लेकिन केवल इंटरेस्ट पे मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकता, सही बात है। तो दूसरा पैरामीटर क्या आता है, दैट इज, क्या मेरी बातों से सहमत है आप सब? स्कोप। ऑब्वियस बात है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है तो मैं म्यूजिक लूंगा। क्या लगता है म्यूजिक में स्कोप है? लाखों लोगों के लिए एक स्कोप है, ठीक है ना। लाखों लोग म्यूजिक में जाते हैं तो क्या हर कोई अरिजीत सिंह बन रहा है क्या? नहीं। तो काफी सारे लोग जब एक इंटरेस्ट के साथ जाते हैं तो उसमें स्कोप भी देखते हैं। स्कोप अधिकतर कौन देखता है? पेरेंट्स देखते हैं कि नहीं बेटा आर्ट्स मत ले, यू कैन टेक दिस साइंस मैथ्स, बहुत स्कोप है, साइंस ले ले। 3 इडियट में बहुत स्कोप है, साइंस ले ले। राजू रस्तोगी याद है? तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि साइंस लेना ही सक्सेस देगा। ये अभी तक हमें सोसाइटी से मालूम पड़ा है, लेकिन क्या केवल साइंस सक्सेस देगा? ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किसमें। आपने साइंस ले लिया, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपने ले ली, बस 2 साल बाद पता चल जाएगा कि पापा आई वांट टू टेक आर्ट्स। 2 साल की फीस बर्बाद, 2 साल का टाइम बर्बाद, बाद में बोलते हैं कि पापा मुझे बीए करना है। 12th मैथमेटिक्स से कर ली, पास आउट हो गया, अब मुझे बीए करना है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करना है। होता है कभी कभी ऐसा होता है, सुनने को मिला है, बिल्कुल होता है, क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर स्कोप वाली बात समझ में आएगी, स्कोप देखना बहुत जरूरी है। तो स्कोप डिपेंड करता है एनालिटिक्स पे, स्टैटिस्टिक्स पे, कि जो आपने इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में दिखाया है उसके एनालिटिक्स देखते हो कि बिफोर पिछले 10 साल या 12 साल में कैसा स्कोप रहा है। एग्जाम्पल, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों सेलेक्ट करी? इसके पीछे का कारण बड़ा सिंपल सा है, बहुत फनी कारण है। जब मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा था, ब्रांच सेलेक्ट कर रहा था, तो मुझसे पूछा कि कौन सी ब्रांच लोगे, तो मैंने यही नहीं पूछा कि किस में स्कोप ज़्यादा क्या है। मेरे दिमाग में ये था कि सबसे हार्ड कौन सी है, तो किसी ने कहा मैकेनिकल, मैंने मैकेनिकल ले ली। क्यों ली मैकेनिकल? क्योंकि मुझे ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा पसंद है। जितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ना जीवन में, उतना ही ज़्यादा मजा आएगा। किक होना बहुत जरूरी। तो मैंने स्कोप देखा क्या मैकेनिकल में? नहीं देखा। लेकिन पेरेंट्स स्कोप भी देखते हैं। और फाइनल जो पैरामीटर होता ना, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम प्लस टाइम फ्रीडम। क्या इस बात को तुम अच्छे से उतार पा रहे हो अपने जीवन में? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब हमको कोई भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, हम हमारा स्कोप देखते हैं, एकेडमिक फ्यूचर को देखते हैं, तो वहां पर एक ही चीज के बारे में सोचते हैं कि हमें पैसा कितना मिलेगा। एम आई फाइनेंशियल फ्रीडम और एम आई टाइम फ्रीडम कि रोज के 12 घंटे काम करने पड़ रहे हैं मुझे,
मैं चाहता हूं मैं सिर्फ 4 घंटे काम करूं और मुझे इतना अमाउंट मिले, सही बात है कि नहीं? तो आपका जो फाइनल पैरामीटर होता है वो आप नहीं सोचते हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए और टाइम फ्रीडम होना चाहिए, कि गधा मजदूरी करनी ना पड़े। हम पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर स्किल डेवलप होनी चाहिए ताकि हम आगे जाके फाइनेंशियली भी फ्रीडम ले पाए। हर किसी का सपना होता है कि हम हमारी फैमिली का एक ऐसा चिराग बन के निकलेंगे कि हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल देंगे उनको। सही बात है, सोचते हैं सब, मैंने भी सोचा, और उसी के लिए काम करते रहते। इसका मतलब हमारा गोल पहले से फिक्स्ड है कि हमें जीवन में क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम तो बात की बात है, पहले फाइनेंशियल। क्या तीनों पैरामीटर सब्जेक्ट सिलेक्शन में कारगर साबित होते हैं नहीं होते? इसका मतलब पहला तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट के लिए क्या बताया मैंने तुम्हें कि तुम्हें उस सब्जेक्ट को 6 से 10 साल तक लेके चलना है, तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। साथ में उसके लिए स्कोप। अच्छा, इंटरेस्ट में म्यूजिक का मैंने एग्जांपल दिया, तुम्हें म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, तुम 10 साल तक म्यूजिक को लेके चल सकते हो। बाद में पता चला कि रेल के डब्बे में शिरडी साईं बाबा वाला गाना सुना रहे हो सबको, बड़े खुश है वो, तो ऐसा भी नहीं करना। सो फाइनली इंटरेस्ट, स्कोप, और साथ में क्या देखना अपन को, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये पेरेंट्स की सोच होती है, पेरेंट्स का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो क्या इस सब्जेक्ट सिलेक्शन के पैरामीटर के बाद हम आगे चल सकते हैं? ठीक है, सो नाउ, अच्छा मैं ज्यादा धीरे तो नहीं चल रहा हूं, थोड़ा स्पीड पकड़ लूं भले, ये क्लियर है, अच्छी स्पीड है। सो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? अब ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे द्रोणा नीट जी लिखा है, तो हम नीट और IIT JEE के बारे में बताने वाले हैं या थे या होंगे। लेकिन ये एक सब्जेक्ट सिलेक्शन का वर्कशॉप है, तो इसके लिए मुझे आर्ट्स के बारे में भी तुम्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि आर्ट्स में क्या क्या स्कोप है, पूरी स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखने वाला हूँ। कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है, और साइंस में तो लंबा समय में लेने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आर्ट्स के लिए। आर्ट्स में आफ्टर 12th यू कैन गेट BBA, BMS, BFA, BEM, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, BLLB, और इसमें आप जस्टिस भी बन सकते हैं। ठीक है, जज हो गए। ठीक है, एक हो गया हमारे पास BJMS। ये जितने भी नाम मैंने लिख रखे हैं आपके सामने, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, जिसमें आपको और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी। एंड फाइनली यू कैन टेक द इंटरेस्ट इन दीज टाइप्स ऑफ एकेडमिक फ्यूचर्स। तो ये आपके सामने कुछ पैरामीटर है, आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको फील हो जाए, आप पहले से प्रिपेयर रहें कि हाँ हमें आर्ट्स लेनी है। तो क्यों लेनी है? क्योंकि कुछ लोग साइंस मैथ्स लेते हैं ये सोच के कि मुझे इंजीनियर बनना, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बन के करेगा क्या? स्कोप भी तो होना चाहिए। नीट क्लियर करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, सही है ना? दैट इज कॉल्ड स्कोप। सो फाइनली क्या ये आर्ट्स के पैरामीटर आपको समझ में आ गए कि आप कहाँ कहाँ पर जाने वाले हैं? आप स्क्रीनशॉट लेके इनके ऊपर सर्च कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द राइट पाथ इन आर्ट्स। सो नाउ किसकी बात करते हैं अपन अब? कॉमर्स की। कॉमर्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अच्छा, मेरे दिमाग में क्या आता, मैं भी शेयर कर सकता हूं क्या? सबने बोला CA, किसी ने कहा अकाउंट्स, किसी ने कहा क्या कहा आपका? है बैंकिंग। मेरे दिमाग में आया पैसा। सही है ना? तो भारी कौन लग रहा है? मेरा जवाब भारी लग रहा है आप सबका? एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या चाहिए? पैसा। कॉमर्स का मतलब ये, आप CA करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि पैसा। अकाउंटिंग होती किसके लिए? पैसा। इसका मतलब कॉमर्स का नाम सुनते ही पैसा हमारे दिमाग में आता है। लेकिन मैं भी गलत हूं, केवल पैसा का मतलब पैसे से ही कॉमर्स को डिसाइड नहीं करेंगे। कॉमर्स में क्या क्या एकेडमिक फ्यूचर देखा जा सकता है, ये आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड में दिखने वाला, दैट इज दिस। एक क्या हो सकता है? अंडर UG कोर्सेस, और एक क्या हो सकता है? प्रोफेशनल कोर्सेस। UG कोर्सेज आप सबको पता है, एक तो BCom फेमस है ही, यू कैन टेक इन द एडमिशन ऑफ BCom, और बाद में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कैसे? चाय का ठेला लगा के। अच्छा, कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए इस बात पे, लेकिन सारे BCom वाले चाय का ठेला लगाएंगे ऐसा नहीं है। दे कैन डू एनीथिंग। BCom के अलावा वो कुछ भी कर सकते हैं। BCom करने के बाद वो कॉमर्स के अंदर रहते तो, लेकिन कॉमर्स की फील्ड का कुछ भी यूज नहीं करते, इसके अलावा वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। सो नाउ ये तो मेरे पास हो गया UG कोर्सेज, ये लिस्ट है आपके सबके सामने, यू कैन सर्च इट ऑन द गूगल, जिसके इन सब के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी, और अपने इंटरेस्ट के साथ आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमर्स को भी।
ये है प्रोफेशनल कोर्स जिसके पीछे दुनिया पागल हो जा रही है। एग्जैक्टली CA CS चार्टर्ड अकाउंट, ठीक है। CS ये क्या हो गया, ICW और एक NISM, सबके अलग अलग एग्जाम, सबका अलग अलग एकेडमिक फ्यूचर, अपने अपने इंटरेस्ट के साथ। इनको भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा मैं कॉमर्स से नहीं हूँ, मैं साइंस से हूँ, तो मैं इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ कि ये आपके पास ऑप्शंस है जिनमें आप अपना एकेडमिक फ्यूचर को देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं अपने आप को देख लूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। वाह, सही चल रहा है एकदम सेमिनार, सॉरी वर्कशॉप। सो नाउ अब हम एंटर करने जा रहे हैं बच्चों किसके पास, साइंस की तरफ। साइंस पर मैं ज़्यादा चर्चा इसलिए भी करने वाला हूँ क्योंकि जो जो स्लाइड्स मैं आपके सामने रखूँगा वो हवा में नहीं होगी बात, स्टैटिस्टिक्स भी होगी, एक्चुअल परफेक्ट डेटा भी होगा उसके अंदर। तो शुरुआत कर सकते हैं साइंस के लिए। साइंस में कितने टाइप के सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी अल्ट्रा लेजेंड्स, जिन्हें मैथ्स भी लेनी है और बायो भी लेनी है। तो कुछ लोग मैथमेटिक्स लेते हैं, कुछ बायोलॉजी लेते हैं और कुछ लोग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों ऑप्ट कर सकते हैं। तो नाउ सबसे पहले हमारे पास क्या लेते हैं, PCM। PCM के लिए हमारे पास क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, यू कैन सी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एथिकल हैकिंग, डिफेंस मतलब NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, BSc। क्या आपको लगता है कि लगभग 60% स्टूडेंट ऑफ PCM टेक एडमिशन इनटू BSc? एग्जैक्टली, BSc करना आसान है, कम फीस है, टाइम भी ज़्यादा देना नहीं पड़ता, साथ में पार्ट टाइम जॉब की जा सकती है BSc के साथ। BSc CS कंप्यूटर साइंस के साथ, BSc इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एविएशन। एविएशन के बारे में कुछ बता सकता है, व्हाट इज द मीन बाय एविएशन? पायलट्स, एग्जैक्टली, एक वन ऑफ द रीजन इज पायलट फॉर एविएशन। मर्चेंट नेवी, फोरेंसिक साइंस, फार्मेसी, अच्छा फार्मेसी बायोलॉजी वाले कर सकते हैं ऐसा नहीं है, फार्मेसी मैथमेटिक्स वाले भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वालों का सेगमेंट भी अलग होता है, एक अलग सेक्टर होता है। एस्ट्रोनॉमी, रिसर्च के लिए आपको BSc तो करनी पड़ेगी, देन आफ्टर यू विल गेट इनटू PhD रिसर्च करने के लिए। फिर एजुकेशन एंड टीचिंग जो कि हम कर ही रहे हैं, और कमर्शियल पायलट, हालांकि कह सकते हैं कि कमर्शियल पायलट जो है वो किसके अंदर आ रहा है, एविएशन। तो मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा किस पर, जो मुझे कोर्सेज ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग एंड एविएशन। एग्जैक्टली, एविएशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा अभी आपको पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे टॉप पे, ये वो सीक्वेंस है जो कि हाई टू लो जा रहा है, इंजीनियरिंग के ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कंप्यूटर, एरोस्कोप, बायोमेडिकल, एनवायरमेंटल, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, पेट्रोलियम, मटेरियल, मरीन, एग्रीकल्चर, सिस्टम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। सबसे सिंपल ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन स्कोप सिविल इंजीनियरिंग में हाइक पे था जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग वाले मेरे जितने भी फ्रेंड थे उन्होंने अगर अच्छे से सिविल इंजीनियरिंग पूरी निपटाई विदाउट एनी बैक, तो वो एक ऐसी कंपनी में या उन्होंने खुद का एक स्टार्टअप खोला है सिविल डिपार्टमेंट के अंदर होने वाले जो भी सेगमेंट होते हैं। तो ये भी स्कोप वाला है, लेकिन ये मैंने तुम्हें इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेस तुम्हारे सामने रख दी, ठीक है। इंजीनियरिंग की ब्रांचों को मैं यहाँ पर रख ही देता हूँ, चलो, है ना। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ IITs। हाउ मच IITs आर देयर? 23 नंबर ऑफ IITs आर देयर। हमारे पास 23 IITs है, जो कि कहाँ पर मौजूद है, यू कैन सी ऑन द मैप, दैट इज IIT जम्मू, मंडी, रोपर, रुड़की, दिल्ली, जोधपुर, कानपुर एंड ये वाराणसी जो है वो BHU, IIT BHU, ओके। पटना, गुवाहाटी, खड़गपुर, धनबाद, भिलाई, भुवनेश्वर, इंदौर, गांधीनगर, मुंबई, हैदराबाद, गोवा, तिरुपति, धारवाड़, मद्रास, और ये आ गया हमारे पास, है ना। कंगा 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 कंगा, स्पेलिंग एक तो गुवाहाटी आ गया, इंदौर हो गया, पटना बता दिया मैंने, ठीक है, मंडी हो गया, वाराणसी, ये रहा पलक्कड़। सो नाउ ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ IITs है। क्या इंजीनियरिंग का मतलब IIT से ही करना होता है या और भी कॉलेजेस हैं हमारे पास अवेलेबल? NITs, क्या बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ NITs कितने हैं इंडिया में?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसका जवाब सही होगा उसको मेरी तरफ से एक बम्पर प्राइज मिलेगा। आपको बता सकता है टोटल नंबर ऑफ एनआईटीज कितने हैं? हाँ जी, चलो तुक्का मार दो। 32। और कोई? एनी गेस? 30, 27, 25। तो पिटारा खोल दो तुम्हारे सामने, कितने एनआईटीज दिख रहे? 38 एनआईटीज। देयर आर 38 एनआईटीज। आईआईटीज कितने हमारे पास? 23। और एनआईटीज कितने हैं? 38। इसका मतलब एनआईटीज और आईआईटीज मिला के कितने हो गए हमारे पास कॉलेजेस? लगभग 60 हो गए बच्चों। 60 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आपके सामने वो डेटा रखूंगा कि किस किस इंजीनियरिंग कॉलेज में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल है, और आपके पास या कितने लोग। आपको ये भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी कि एनआईटीज़ में एडमिशन के लिए आपको जेईई मेंस में अपीयर होना पड़ता है, और आईआईटीज़ में अपीयर होने के लिए आपको जेईई एडवांस को क्लियर करना होता है। अब हर साल जेईई मेंस का एग्ज़ाम कितने लोग देते हैं? लगभग 10 लाख से 12 लाख स्टूडेंट्स। और हमारे पास टोटल एनआईटीज़ और आईआईटीज़ कितने हैं? 60। हर आईआईटी कॉलेज की एनआईटी की मैं अगर 1000 सीट्स मानता हूँ 10 ब्रांच के हिसाब से, तो 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 60 से, देर आर 60,000 सीट्स फॉर 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स। सही है। हमारे पास 10 से 12 लाख बच्चों के लिए कितनी सीटें अवेलेबल है? केवल 60,000 सीटें। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, केवल यही टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है? नहीं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और कुछ प्राइवेट बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। सो नाउ ये है मेरे पास कुछ डेटा कि टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज कितने हमारे पास? 23। सीट कितनी अवेलेबल है? 16,000 से 18,000। टोटल नंबर ऑफ एनआईटीज कितने? 38। सीटें कितनी? 22,000 से 24। अगर मैं इस 24 को इस 18 से ऐड करता हूं तो कितने आ रहा है हमारे पास? लगभग अप्रोक्स 50,000 के आसपास आ रहे हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया 60,000। क्यों? क्योंकि मैंने ऑन एन एवरेज 1000 सीट्स हर आईआईटीज एनआईटीज की मानी है। लेकिन हर आईआईटीज में 1000 सीट्स नहीं होती है, डिपेंड्स ऑन ब्रांचेस अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रांचेस, कि वहाँ पर कितनी कितनी कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है। एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ मरीन इंजीनियरिंग, ठीक है ना, हर जगह अवेलेबल नहीं है। जहाँ समुद्री इलाका होगा वहीं पर तो मरीन इंजीनियरिंग अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार न्यूक्लियर इंजीनियरिंग वहाँ अवेलेबल होगी, जैसे एग्जाम्पल राजस्थान में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग अवेलेबल होगी। यस मैम, कुछ कहना चाहते हैं आप? ठीक है। सो नाउ ओके, ये क्या है हमारे पास? एविएशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वैसे एविएशन भी एक बहुत बड़ा वास आगे बढ़ चुका है, और उसके बहुत सारे एकेडमिक फ्यूचर आप देख सकते हैं कि पीपीएल प्राइवेट पायलट लाइसेंस, सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस, एटीपीएल एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग, मल्टी इंजन रेटिंग, टाइप रेटिंग, एविएशन मैनेजमेंट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एविएशन सेफ्टी मैनेजमेंट, एविएशन इंग्लिश, एविएशन सिक्योरिटी, एयरपोर्ट ऑपरेशन। ये एयरपोर्ट से रिलेटेड सारे एविएशन के कोर्सेज मैंने तुम्हारे सामने रख दिए। इसका मतलब मैथमेटिक्स के साथ आप इन कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ देखते हैं पीसीबी। पीसीबी को मैंने खाली छोड़ रखा है क्योंकि पीसीबी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे अलग अलग स्लाइड की सेपरेट जरूरत पड़ सकती है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? मेडिकल लाइन। यू कैन सी एमबीबीएस, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। ये क्या है? बीडीएस, बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक सर्जरी, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। इन सब के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आप सब इनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इन सब कोर्स के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी मिलेगी। लेकिन हर बायोलॉजी स्टूडेंट का सपना होता है कि मुझे एमबीबीएस करना है, सही कि नहीं है? उसके बाद वो ये कोर्सेज ऑप्ट कर सकता है। लेकिन ये मेडिकल लाइन है, तो क्या केवल मेडिकल लाइन ही बायोलॉजी वालों के लिए खुली है? जवाब है नहीं। और कौन सी? दैट इज नॉन मेडिकल। वो क्या हो गया? बीएससी, देन फार्मेसी, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, क्लिनिकल सेंटर्स और क्लिनिकल रिसर्च और एनवायरमेंटल साइंस। ये है नॉन मेडिकल कोर्सेज अवेलेबल इन पीसीबी। तो यहां पर अब मेडिकल की चर्चा थोड़ी और बढ़ा देता हूं कि हमारे पास
टोटल नंबर ऑफ एम्स कितने हैं, देख पा रहे हो बच्चों? देयर आर 22 नंबर ऑफ एम्स अवेलेबल। हर एम्स में सीट भी मैं आपको बताऊंगा, कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सो नाउ देयर आर 22 एम्स, ठीक है, और टोटल सीट कितनी आ रही है? लगभग पहले सीट थी 2 साल पहले 2020, 2 एम्स और इंक्रीज होने की वजह से कितनी होगी सीट हमारे पास? लगभग 2200। ये एम्स की सीट मैंने आपके सामने रख दी। फिर आता हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। लगभग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है हमारे पास वो कितना है? 100 से 250 हो सकते हैं। ये रेंज मैंने तुम्हारे सामने जो रखी है, ये एक्चुअल डाटा ना होने की वजह से मैंने इसको रेंज में डिवाइड कर दिया है। लेकिन इनकी नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं जानकारी दूं तो वो कितनी हो सकती है? लगभग 1 लाख से 1,25,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट अवेलेबल है। अब मुझे बताइए कि कितने स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए ट्राई करते हैं? पिछले साल 22 से 25 लाख बच्चों ने नीट में अपीयर हुआ था, और इस बार नीट के फॉर्म जो है वो 28 तक पहुंचने वाला है। इसके पीछे का कारण बताऊं क्यों? क्योंकि 116 नंबर ऑफ कॉलेज हैव बीन इंक्रीज्ड इन दिस 14th of March 2024। 14 मार्च को 116 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएट किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए, और साथ में 58 जो प्रीवियस मेडिकल कॉलेजेस थे उनमें सीट्स इंक्रीज कर दी गई। तो जब ये नई सौगात हमारे सामने सरकार ने रखी है तो 22 से 28 होना लाजमी है। पिछली बार 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो इस बार 28 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे। सीट अभी भी कितनी है? 1 लाख से 1,25,000। अच्छा, इसमें मैंने वो सीट इंक्रीज नहीं लिखी है जो हो चुकी है, तो उनको इंक्लूड करेंगे तो लगभग हम मान सकते हैं कि 116 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट मीन्स 11,600 सीट और इंक्रीज हो चुकी है, और 58 कॉलेजेस में। तो मैं मोटा मोटी क्लियर कर देता हूँ, 15,000 सीट और इंक्रीज हो गई, तो 1,25,000 को 1.5 लाख मानते हैं अपन, तो 28 लाख में से 1.5 लाख को एमबीबीएस की सीट मिल गई। बाकी कहाँ जाएंगे? तो दे कैन ऑप्ट द कोर्स ऑफ बिसाइड्स ऑफ एमबीबीएस इज क्या क्या हो सकता है? बीडीएस हो सकता है, बीएचएमएस हो सकता है, बीएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस, करेक्ट। तो इसीलिए आजकल मेडिकल का, जब से कोरोना आया है और गया है, मेडिकल लाइन के दरवाजे तो बहुत खुले, हर रास्ते में मेडिकल दिखता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि मैं नीट की प्रिपरेशन करवाऊं, हर इंस्टीट्यूट ये चाहता है, हर बच्चा भी ये चाहता है कि मैं बायोलॉजी ऑप्ट करके नीट की प्रिपरेशन करके एमबीबीएस में सेलेक्ट हो जाऊं। तो ये एकेडमिक फ्यूचर एक डिज़ायर है। क्या आपको लगता है कि जिसको डॉक्टर बनना होता है उसकी इच्छा शक्ति जो डॉक्टर बनने की वो पीक लेवल पर होती है, लेकिन इच्छा शक्ति ही कुछ नहीं हो सकती? क्या उसको वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए सारे ऑब्स्टेकल्स से भी गुजरना पड़ेगा क्या? दैट इज कॉल्ड मैराथन, लॉन्ग टाइम मैराथन। 12th के साथ नीट क्लियर करना ये तुम्हारी मेहनत बताती है, तुम्हारा संघर्ष बताता है, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, अटलता, तब जाके तुम 12th के साथ नीट की प्रिपरेशन करके उसमें सक्सेस हो पाते हो। अगर नहीं होता तो आपको वो 2 साल याद आएंगे कि मैंने क्या गलतियां करी, उस गलतियों से सीख के आप 12th के बाद ड्रॉप लेके नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसे जेईई में भी होता है। तो ना आगे चल सकते हैं, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। अब मैं वापस आ गया किस पर? सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। पहले भी सब्जेक्ट सिलेक्शन पे ही था, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। अब मैं वापस आ गया सब्जेक्ट सिलेक्शन में, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा था अपने बच्चों? इंटरेस्ट, फिर स्कोप, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एग्जैक्टली फाइनेंशियल। तो क्या इसको मैं फाइनेंशियल फ्रीडम ही बोल दूं कि टाइम फ्रीडम अभी नहीं लेते अपन इसको? फाइनेंशियली फ्रीडम। क्या लगता है कि कोई भी स्टूडेंट सब्जेक्ट जब ऑप्ट करता है तो वो इन तीनों पैरामीटर के बारे में पूरा अच्छे से श्योर रहता है? इंटरेस्ट, स्कोप और फाइनेंशियल फ्रीडम? नहीं। मैं 3 केस स्टडी बताऊंगा, इंटरेस्ट की, स्कोप की और फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो भी एक्चुअल केस स्टडी। सो से हाई टू मिस्टर योगेश, से हाय। योगेश अ फ्रेंड ऑफ माइन इन बीटेक मैकेनिकल ब्रांच में। योगेश मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ में था। ही वॉज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल और मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से था। मेरी मैथमेटिक्स उससे काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ तो उसका रिजल्ट रहा 92% एंड आई हैव गॉट ओनली 70%। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी मैथमेटिक्स योगेश से अच्छी होने के बावजूद भी
मेरी 70% आई, उसकी 92% आई। तो उसके पीछे का कारण मुझे बाद में पता चला कि वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से, इसलिए उसे इंग्लिश मीडियम में ढलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से था, तो बीटेक के अंदर इंग्लिश मीडियम में ढलने के लिए मुझे समय देना पड़ेगा। अब वो मेरा अच्छा फ्रेंड बन गया, हमारे बीच में काफ़ी डिस्कशन हुआ, तो उसने मुझे बताया कि मैं पीसीएमबी वाला स्टूडेंट हूँ। पहले उसे नीट करना था, नीट नहीं पीएमटी करना था, प्री मेडिकल होता था पहले टेस्ट, ठीक है, पहले नीट नहीं हुआ था, प्री मेडिकल टेस्ट, उसे पीएमटी करना था। उसने केवी स्कूल से 12th पास की और 12th पास के बाद उसने 1 साल ड्रॉप लिया, पीएमटी की प्रिपरेशन करी। ऑब्वियस बात है नहीं हुआ होगा तभी तो उसने बीटेक की, ठीक है। अब जब उसने बीटेक में एडमिशन लिया, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट किस में था? किसी में नहीं, क्योंकि बायो में इंटरेस्ट होता तो मैथ्स लेता ही नहीं वो, उसको स्कोप दिखता था। उसने कहा कि अगर मेरा बायो में कुछ नहीं हो पाया तो मेरा स्कोप मैथमेटिक्स है, तो उसने किस पर फोकस किया? स्कोप पे फोकस किया। बायोलॉजी में कुछ नहीं हो पाया तो उसने मैथमेटिक्स ऑप्ट की। अब मैथमेटिक्स ऑप्ट करने के बाद उसकी पूरा बीटेक साल, वैसे तो मैं नाम ले लिया तो उसे बुरा लग जाएगा, फिर मैं बता देता हूँ कि उसकी परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे डाउन होती गई। मेरी परसेंटेज इसलिए इंक्रीज होती गई क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, मैंने मैकेनिकल ब्रांच मेरी इच्छा से ली, मुझे किसी ने दिलाई नहीं, और मेरी परसेंटेज इंक्रीज रही क्योंकि मैं कोशिश करता था कि ऑब्स्टिकल्स से दूर करे और जो भी परेशानी पीछे थी, जो भी मैंने गलतियां करी, उसे सुधार आए। योगेश का रिजल्ट डाउन क्यों होता गया मुझे नहीं पता, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, इंस्पिरेशन थी मेरे लिए, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर भी होता है, एक साइकोलॉजी होती है, एक स्मार्टनेस होती है, जिससे मुझे लगता था मैं भी इसमें से कुछ सीख सकूं। बहुत समय लगता है किसी का छवि अपने अंदर उतारने में, लेकिन मैं बहुत इंप्रेस था उससे, लेकिन उसका रिजल्ट डाउन ही रहता था। अच्छा, आज के टाइम पे वो क्या करता है? वो एक बैंक में मैनेजर है। देखना, बायोलॉजी उसने ली, मैथमेटिक्स उसने ली, लेकिन वो एक बैंक में नौकरी कर रहा है, अच्छी सैलरी, फाइनेंशियली फ्रीडम है। लेकिन जब उससे मेरी बात होती फोन पे तो ही वॉज लाइक यार मजा नहीं आ रहा है। तो सुनना, उसने स्कोप देगा, वो फाइनेंशियली फ्रीडम भी है, लेकिन उसका क्या छूट गया? इंटरेस्ट छूट गया। मात्र 4 साल या 5 साल उसको जॉब लगते हुए और उसका इंटरेस्ट अभी भी नहीं बन पाया। 4-5 साल देने के बाद हर किसी का इंटरेस्ट बन जाता है, सही है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं बन पाया। उसे बिजनेस करना है, ही वांट टू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस, ही वांट टू इन्वेस्ट इन मी, लेकिन थोड़ा सा डर तो रहेगा ना, क्योंकि उसे इस लाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो फाइनेंशियली फ्रीडम है, उसका स्कोप भी क्लियर था, मुझे नहीं पता कि वो बैंक में जा सकता था, लेकिन उसे मैथ्स और बायो क्या सोच के ली थी, लेकिन उसका इंटरेस्ट गायब। तो पहला केस स्टडी तुम्हें समझ में आ गया। सेकेंड, इसमें इंटरेस्ट का रोल खत्म हो गया था, इसलिए ये केस स्टडी मैंने आपके सामने रखी। ऐसा नहीं है कि उसे सक्सेस नहीं मिली, लेकिन क्या लगता है उसे सक्सेस मिली उसके मन से? नहीं, उसके अंदर से सक्सेस नहीं मिली, बिकॉज उसका इंटरेस्ट अभी भी नहीं बन पा रहा है। से हाई टू रवि कुमार। सेकेंड केस स्टडी, रवि कुमार इंटरेस्ट के साथ मैं बता देता हूं कि ही इज अ IITian। हमारे इंस्टीट्यूट पे इन्होंने पिछले 3 साल से टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इनको ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं एज ए फैकल्टी। बट ही वॉज फ्रॉम IIT, तो सिलेक्शन का केवल IIT से होना जरूरी नहीं है। आज आप किसी को एजुकेट कर रहे हो तो यू हैव टू बी अटेंटिव, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का, और साथ में आपका वो एक स्किल भी होना चाहिए कि आप रिप्रेजेंट करो एज ए एजुकेटर इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर सर और एनी फैकल्टी और एनी स्टूडेंट। लेकिन हमें वो कुछ दिखा नहीं, लेकिन ही वॉज फ्रॉम IIT, उसने स्कोप देखा कि मुझे IIT जाना, उन्होंने स्कोप देखा कि मुझे IIT जाना है, लेकिन एक चीज से वो पीछे हट रहा, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। ही इज नॉट गेटिंग हिज फाइनेंशियल फ्रीडम, उन्हें वो नहीं मिल पा रहा जिस चीज की उन्होंने सोची थी। IIT में जाने का सपना हर किसी का क्यों होता है कि आगे जाके जीवन मस्त होगा, लेकिन ये केस स्टडी का एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया। इतना कुछ बताने के बाद अगर आपको, मुझे लगता है अभी भी आपके मन में एक तो ये कंफ्यूजन रहेगा कि इतना कुछ बता दो तब भी मुझे लग रहा है कि मैं आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल ही रहा है। तो एक केस स्टडी में नॉर्मल सी आपके सामने रख देता हूं। वो क्या रखता हूं, दैट इज एक स्टूडेंट जो म्यूजिक से जुड़ा हुआ। कैसे जुड़ा हुआ? म्यूजिक से। मैथमेटिक्स उसकी बहुत अच्छी है, उससे लेनी क्या चाहिए, म्यूजिक या मैथमेटिक्स? क्या लगता है?
म्यूजिक लेना चाहिए, अंतरात्मा तो ये कहती है। और परिवार वाले क्या कहेंगे? क्योंकि उनको पता है परिवार वालों को कि वो मैथमेटिक्स ऑप्ट करके कर सकता है, क्योंकि उसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, पीसीएम ले सकता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा क्या कहती है कि मुझे म्यूजिक में जाना है। तो वो सोच नहीं पा रहा कि मैं आर्ट्स लूँ म्यूजिक के लिए या फिर मैं साइंस लूँ। क्या सेलेक्ट किया होगा? चलो उसने, देखो इसको ज़्यादा थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, उसने साइंस ले ली। क्या सोच के साइंस ली? उसे ये लगा कि अगर मुझे म्यूजिक कंटिन्यू करना तो मुझे उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर मुझे मेरा म्यूजिक सुनाना है तो मैं किसी के भी सामने गा दूंगा गाना और वो मेरे लिए तालियां बजा देगा, दैट इज माई सक्सेस। ठीक है, क्योंकि मैं अरिजीत सिंह नहीं बन सकता। लेकिन अगर मैं मैथमेटिक्स लेता हूं तो मेरे घर वाले हमेशा खुश रहेंगे, मुझे कभी ताना नहीं मानेंगे, और इंटरेस्ट भी है। तो उसने मैथमेटिक्स ले ली और इंटरेस्ट बनता गया। मैथमेटिक्स के बाद काफ़ी 12th पास आउट की अच्छे परसेंटेज से, बीटेक की, बीटेक के बाद अच्छे टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन हुआ। लेकिन उसके मन में एक शंका अभी भी चल रही, क्या? कि मेरा म्यूजिक पीछे छूट गया। ठीक है, लेकिन उसने म्यूजिक को छोड़ा नहीं, म्यूजिक को प्रॉपर टाइम देता था, थोड़ा थोड़ा रियाज करना, गाने गाना, नए म्यूजिक को इनोवेटिव तरीके से अपने वोकल लेंथ के साथ जोड़ना, बहुत सारी प्रैक्टिस उसके साथ रहती थी। तो उसने सोचा कि मन में मलाल रखने से अच्छा है एक ट्राई मारते हैं। चला गया इंडियन आइडल की ऑडिशन देने, गया। क्या सोच के गया कि उसका सिलेक्शन होगा? बिल्कुल यही सोच के गया होगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो उसके पास मैथमेटिक्स है। अच्छा, उसने अपने मलाल को दूर करने के लिए वो इंडियन आइडल को ऑडिशन देने गया, कुछ नहीं हुआ, अकेला गया बिना किसी को बताया और अकेले में बेइज्जती करके वापस आ गया। और फाइनली वो मैथमेटिक्स के साथ कंटिन्यू किया, लेकिन उसके मन में मलाल नहीं रहा। अब ये केस स्टडी भी आपको क्लियर हो गई है कि इसमें किस पर फोकस ज्यादा किया गया था? इंटरेस्ट के ऊपर। किस पर फोकस ज्यादा किया था? इंटरेस्ट के ऊपर। अब इसमें क्या फाइनेंशियल फ्रीडम मिली? बिल्कुल मिली। वो इंटरेस्ट के साथ गया, इंटरेस्ट के बाद स्कोप उसे दिख गया, स्कोप के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम। ये पूरी स्टोरी मेरी है एग्जैक्ट। मतलब मुझे जो है फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, मुझे ये जरूर पता कि ट्रस्ट द प्रोसेस, जो मैंने सेलेक्ट किया उसमें 100% दो। और सच बताऊं कि मेरी ग्रेजुएशन के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने गया, दैट इज मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, एंड माई सैलरी वॉज 75,000 इन अ मंथ, जो कि इससे पहले अगर मैंने कहीं दुकान पे भी काम किया होगा ना तो मुझे 7,000 से भी ज़्यादा कभी नहीं मिलते थे। तो फिगर हैव बीन इंक्रीज विद 10, 10 से मल्टीप्लाइड हो गया। तो मुझे वहीं पर मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम दिख गया क्या? एग्जैक्टली दिख गया। तो मुझे पहले जितने भी साल मैंने कुछ भी किसी भी तरीके का काम किया हो, जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि मैंने मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन मैंने जो भी इंटरेस्ट दिखाया उस इंटरेस्ट के साथ मैंने मेरा स्कोप भी देख लिया, उस स्कोप में 100% देने की वजह से आई हैव द फाइनेंशियल फ्रीडम। टाइम फ्रीडम नहीं है, सुबह 8 से 8 ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन सुबह 8 को भी मेरे एनर्जी लेवल कैसा है? वैसा ही है जैसा शाम को 8 बजे तक का है। ये सिर्फ किस वजह से? इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैं बता दूं बच्चों, IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन जो है ना, वो एक रोलर कोस्टर है। जब कोई नया नया रोलर कोस्टर पे बैठता है ना, वो भी अच्छा वाला, नया अजमेर में आया है, तो बैठ तो जाएगा, क्या उसे मजा आएगा? आएगा। जब वो स्टार्ट होगा, स्पीड अप होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? चीखें निकलेगी। थोड़ी देर बाद रोको भैया रोको, उसके बाद हंसना और रोना एक साथ क्षण भर में इतने सारे एक्सपीरियंस झेलना, दैट इज रोलर कोस्टर। और ये एक्सपीरियंस आप पूरे 2 साल झेलोगे। 11th के साथ सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, चाहे आर्ट्स, चाहे कॉमर्स, चाहे साइंस, सबके साथ आप ये फील करके चलिए कि एक रोलर कोस्टर है जिसमें आपको फील कैसा कैसा होने वाला है। आपको हंसी भी आएगी, आपको रोना भी आएगा, आप वहां से निकलना भी चाहोगे, आप वहां से निकलना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको जब आप रोलर कोस्टर से नीचे उतरते हैं सक्सेसफुली, तो आप क्या फील करते हैं? आप फील नहीं करते, आप एक्सप्रेस करते हैं, मजा आ गया। अपने फ्रेंड्स के साथ जो नहीं आ रहा था ना, अरे आता तो सही एक बार, तुम उसको बताते, वो सोचता कि काश चले जाते। एग्जैक्टली यही रोलर कोस्टर मेथड पर आप
कायम रहिए, अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन को इंटरेस्ट के साथ जोड़िए विद स्कोप, और साथ में ये सोचिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर अपने परिवार को आप सोच रहे हैं कि मुझे हमारे परिवार का एक ऐसा चिराग बनना है जो कि इस लेवल को उठा के यहाँ तक ले आने वाला है। क्या ये मेरी बात सारी क्लियर हुई आप सबको? यहां पर मैंने आपको ये बता रखा, दैट इज सक्सेस। ये एक सक्सेस है, दैट इज कॉल्ड, सही है, जो लोगों को दिखता है। इसका मतलब what people don't see, that is persistence, that is अटलता। कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, आपने जो एकेडमिक फ्यूचर देखा, उसके साथ क्या अटल रहने का आप दृढ़ संकल्प अभी लेते हो क्या? मैंने मैथमेटिक्स ले ली, मैथमेटिक्स एंड तक लेके जाएगी तुम्हें। कल परसों के न्यूज़पेपर में राजस्थान पत्रिका में एक मिथ आया कि सबको लगता है कि साइंस लेने से बड़ा बर्डन आता है। अब इस मिथ को फैक्ट में चेंज करते हैं। साइंस लेने से बर्डन नहीं आता कि बहुत टाइम तक पढ़ना पड़ता, नहीं, इसे कहते हैं अपनी स्किल को डेवलप करना, अप टू डेट रखना अपनी नॉलेज को, ताकि आज मैं एज ए एजुकेटर अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट क्वेश्चन लेके आता है और मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ तो, इसलिए तो पढ़ना पड़ता है। इसे पढ़ना नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? स्किल डेवलपमेंट, अप टू डेट रहना। तो ये बर्डन नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, अटल रहना। सैक्रिफाइसेस, समझते हो ये? बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए। फेलियर, ये फेलियर के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा करूंगा नहीं। हर किसी की लाइफ में एक ना एक फेलियर जरूर आता है, और फेलियर दो टाइप के होते हैं। एक, कोई दूसरा उस फेलियर से आपको निकाले, दूसरा आप किसी को बताए बिना उधर से बाहर निकल जाओ और सेल्फ मोटिवेट रहते हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हो, ताकि तुम्हें उस समय पता चल जाएगा कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली यही फैक्ट है कि फेलियर को हमेशा अपने तरीके से देखो, अपने नज़रिए से देखो, अपने तरीके से दूर करने की कोशिश करो। आज भी मेरे यहाँ पर कोई इंटरव्यू देने आता है ना, तो मैं सबसे पहला सवाल पूछता हूँ कि आपके जीवन का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बताओ, बहुत बड़ा फेलियर बताओ, और उससे आप खुद कैसे बाहर आए ये भी शेयर करो। उनकी स्टोरीज से मैं फील कर पाता हूँ कि यस, ही और शी कैन डू इट। सुना, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारे सक्सेस के पीछे इसका भी हाथ है, गुड हैबिट्स का? दैट इज, क्या तुम्हें जो भी बातें ये हार्ड मोटिवेशनल लग रही है, ये सच में फैक्ट है? ये फैक्ट है, ये मोटिवेशनल नहीं है। हार्ड वर्क चाहिए। ये क्या है? डेडिकेशन। और लास्ट में ये तो होता ही है, बिना डिसअपॉइंटमेंट के आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपको लग जाए ना कि सब कुछ सही चल रहा है, तो मान लो कि बहुत बड़ी आंधी आने से पहले जो हवा रुक जाती है, वही समय है वो। तो कभी मेरे साथ ऐसा होता ना कि सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं अपने जीवन में कुछ ऑब्स्टेकल्स खुद ही ले आता हूँ ताकि मैं खुश रहूँ, क्योंकि ज़्यादा इजी गोइंग चीज़ें मुझे पसंद नहीं। स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताता हूँ, दैट इज प्रोकास्टिनेशन। स्टूडेंट लाइफ नहीं, ह्यूमन बीइंग का बता देता हूँ। व्हाट इज द मीन बाय प्रोकास्टिनेशन? टालम टाली करना, आज नहीं कल करेंगे। आप सबने ये सेमिनार एंड तक सुना है अगर, तो मैं आपको बता दूं कि केवल 30% ऑफ पेरेंट्स और स्टूडेंट ही अपने फ्यूचर को सच में सीरियसली ले रहे हैं। ये 30% क्लब है बस। 70% सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं और ट्रस्ट द प्रोसेस, जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के चलते हैं। और 30% दे कैन सर्वाइव, और वहाँ पर वो एक सीरियसनेस दिखाते हैं कि हाँ, हम हमारे एकेडमिक फ्यूचर को एक्सीलेंसी से अचीव करना चाहते हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप आधे रास्ते तक तो आ चुके हैं अपने एकेडमिक फ्यूचर तक, बस आधा रास्ता और तय करना। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशॉप। अगर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में सब कुछ जानकारी हो चुकी है तो वेल एंड गुड है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ डाउट्स है मेरे मन में रह चुके हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम
दे कैन शेड्यूल अ मीटिंग विद अस, और हमारी टीम जो है वो आपके साथ आपके पूरे काउंसलिंग सेशन को ध्यान से सुनेगी और आपके सारे प्रॉब्लम को दूर भी करेगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है।